हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 500 इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 1, जो कि आने वाले किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए 69 बीपीएससी आरएसपी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के आमुख यानी प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। पहला है आपका सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। तो प्रियम्बल प्रस्तावना में क्या है, जस्टिस की बात हुई है। कौन सी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो पहला आपका सही है, ठीक है। पूछ रहा सही उत्तर चूज करना है, तो पहला सही है। जस्टिस 3 तरीके का है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। दूसरा क्या है? विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लिबर्टी, किसका लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। तो आपका सेकंड भी सही है, पहला भी सही है, सेकंड भी सही है। तीसरा क्या है? अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। तो तीसरा भी आपका सही है। चौथा क्या है? व्यक्ति की प्रतिष्ठा, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और इसके साथ साथ ही एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो चौथा भी आपका सही है। पूछ क्या रहा है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सारा सही है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सभी चारों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? मतलब कौन आर्टिकल में मेंशन है, हमारे संविधान के आर्टिकल में मेंशन है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। बाकी सब क्या है? तो बाकी सब आपका है वैधानिक निकाय, कोई एक्ट से बना हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, केवल 2। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो अनुच्छेद 338 ए में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ओनली 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 338 और 338 ए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा NCST को यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अलग गठन किया गया था? तो वो आपका था 79वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा, ठीक है। 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसका गठन किया गया था, ठीक है। किसका? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति पहला क्या है? भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। दूसरा क्या है? उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। तो पहला भी आपका सही है, पहला भी आपका सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है? उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। नहीं, ये बस भेजने तक सीमित है, ठीक है। तो तीसरा आपका गलत हो गया। तो पूछ क्या रहा है कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा, मतलब ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण शर्त कौन सा है? उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आते हैं पहले पे, पीके थुंगन समिति। ये आपका कब बना था?
1988 में, ठीक है। तो ए का आपका हो जाएगा 4, ए का आपका क्या हो गया 4। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 1977 से 78, तो यहाँ पे ऑप्शन में 77 है, तो बी का आपका क्या हो जाएगा 3, बी का आपका हो जाएगा 3। अगर ऑप्शन में 77 नहीं दिया होता 1977 तो 1978 गिवन होता, ठीक है। तीसरी क्या है बी आर मेहता, बी आर मेहता, ये जो समिति थी कब गठित हुई थी, तो सी का आपका हो जाएगा 1957 में, तो सी का आपका हो जाएगा पहला, सी का आपका हो जाएगा पहला, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, बचा कौन एम.एल. सिंघवी समिति, तो इसका हो जाएगा 1986, 1986 मतलब डी का आपका हो जाएगा दूसरा। हमें सही आंसर चूज करना है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा 4312 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं 4312, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा नागरिकों की शिकायतें, ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में राज्य सरकार का लोकल बॉडीज स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता, तो नागरिकों की शिकायतें, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये क्या है न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, तो ये आपका होगा कौन सा, ये आपका होगा तीसरा, ये का तीसरा 38वां संशोधन था, तो ये का आपका क्या हो जाएगा तीसरा। अच्छा कौन से ईयर में हुआ था, ईयर भी इंपॉर्टेंट है 1975 में। बी क्या है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाना, ये आपका हुआ था कब 44वां संशोधन द्वारा, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, ये आपका हुआ था 44वां संशोधन द्वारा, कब आया था 1978 में, 44वां संशोधन 1978 में आया था। तो बी का आपका क्या हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो ए का आपका क्या था, ए का 3, बी का 4, सी क्या है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना, ये कौन सा संशोधन हुआ था, तो 61वां हुआ था, ठीक है। तो सी का आपका क्या हो जाएगा पहला, सी का पहला। अच्छा ये कब हुआ था, 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी 18 वर्ष, और ये आया कब था 1988 में, ठीक है। 61वां आज कब आया था 1988 में। डी क्या है उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ना, ये आपका हुआ था 42वां संविधान संशोधन, कौन से ईयर में 1976 में, ठीक है। तो डी का दूसरा हो जाएगा, ईयर कौन सा होगा 1976, तो डी का आपका क्या हो जाएगा दूसरा, मतलब ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, 3412। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा 3412, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पूरा स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। नहीं, किसी भी क्या बोलते हैं लोकसभा में भी जा सकता है और राज्यसभा में भी, ठीक है। तो पहला आपका क्या हुआ गलत हुआ, ठीक है। पहला आपका क्या हुआ किसी भी संसद में, किसी भी सदन में पूरा स्थापित किया जा सकेगा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और एक कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 368(2) में, ठीक है। तो पहला तो आपका क्या हुआ गलत हो गया, पहला सही नहीं है। दूसरा क्या है यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। तो यहाँ पे सभी राज्यों नहीं होगा, यहाँ पे आधे राज्यों में होगा, आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थित होना चाहिए, ना कि सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा। तो दूसरा भी आपका गलत हो गया। तो पूछ क्या रहा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीदर 1 नॉट 2, ना तो 1 और ना ही 2। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी। इसके अलावा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। फिर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। और जो पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1925 में। 1925 में। और ये कौन सी पार्टी थी? मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी थी। तो पहला आपका गलत है। तो अंबेडकर जी ने स्थापना की थी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसके अलावा समता सैनिक दल की। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओनली 2 और 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, पहला सही है। दूसरा क्या है? राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, तो तीसरा भी सही है। चौथा क्या है? 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो जब क्वेश्चन आया था 2001 का पूछा हुआ है, तो चौथा भी सही है। तो पूछ के रहा कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1, 2, 3 और 4। अच्छा, अभी करंट में टोटल राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? तो 6 है। करंट में भी 6 है। बीजेपी, कांग्रेस, एनपीपी, बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, सीपीआई और आप नहीं बनी है। तो टोटल अभी कितनी राष्ट्रीय पार्टी है? तो 6 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो पहला आपका सही है, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो पहला आपका सही है। दूसरा क्या है? परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो सेकंड भी आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2, 1 और 2 दोनों। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? तो 5 बार। सबसे पहले हुआ था आपका, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन। पहले आपका सबसे पहले हुआ था 1952, फिर आपका हुआ 1963 में, फिर 1973 में, फिर आपका 2002 में हुआ था और 2020 में, जम्मू कश्मीर के लिए हुआ था 2020 में। ठीक है, तो 5 बार हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं निर्वाचन सुधारों से। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? निर्वाचन सुधारों से। और यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो 61वां संशोधन था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे 1989 नहीं होना चाहिए, 1988 होना चाहिए, 1988 होना चाहिए। 89 में यूज किया गया था पहली बार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई है? पहला क्या है? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, हाँ जैसे लोकसभा में होता है, राज्यसभा में होता है, तो पहला सही है। दूसरा क्या है? एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुमानित प्रतिनिधित्व की प्रणाली, जैसे राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, तो सेकंड भी आपका सही है। तीसरा क्या है? अनुमानित प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, गलत है। चौथा क्या है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली, गलत है। तो पूछ क्या रहा है? सही उत्तर का चयन करना है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 और 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है?
भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, टाइम वेस्ट होगा, सीधे आंसर बता रहा हूँ। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। गलत है। क्या होगा? 5 की जगह पे 3 होगा। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में अभी प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है? संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तो ये भी आपका गलत हो गया। अच्छा, ये गलत क्यों है? गलत इसलिए कि तो इलेक्शन कमीशन करता है, तो दूसरा भी आपका गलत हो गया। तीसरा क्या है? निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो तीसरा आपका क्या हो गया? सही है। तीसरा आपका जो है वो आपका सही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केवल 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ओनली 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य है? पहला है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। तो सही है? नहीं, गलत है। ठीक है, ये तो वो उन्हीं के मेंबर करते हैं। तो आपका पहला आपका क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा आपका है नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना। ये तो राज्य निर्वाचन आयोग करती है। तो सेकंड भी गलत हो गया। तीसरा क्या है? निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णयन। तो ये तो न्यायपालिका करती है। तो तीसरा भी आपका गलत हो गया। तो पूछ क्या रहा है? सही आंसर चूज करना है। तो तीनों सही नहीं है आपका। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संदर्भ में, इसे छोटा कर लूँ मैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। गलत है। वेतन भी सेम मिलता है। तो यहाँ पे असमानता ना होगी, क्या होगा? समानता होगा। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तो हाँ, ये सही है आपका, सेकंड सही है। तीसरा क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो तीसरा भी आपका सही है, सेम प्रोसेस होता है। चौथा क्या है? चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। तो ये गलत है। यहाँ पे 5 वर्ष ना होगे, क्या होगा? 6 वर्ष होगा। और यहाँ पे 62 ना होगे, क्या होगा? 65 होगा। ठीक है, तो सही कौन सा है यहाँ पे? तो दूसरा और तीसरा आपका सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह क्या था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता। अच्छा, ये समिति कब गठित हुआ था? 1976 में। 1900 स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में। इसके अलावा आपको याद रखना है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना हुई थी, ये कौन से समिति के अनुशंसा पर की गई थी? संथानम समिति। संथानम समिति। और अभी प्रेजेंट में
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? उनका नाम क्या है? पीके श्रीवास्तव। पीके श्रीवास्तव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में। ठीक है, तो ये गलत है। बाकी जो सही है, अंतर्राज्य परिषद 1990, ये सही है आपका। केंद्रीय सतर्कता आयोग ये आपका गठित हुआ था 1964 में, ये भी आपका सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये कब गठित हुआ था? 1993 में, ये भी सही है। और राष्ट्रीय विकास परिषद, अच्छा इसके चेयरमैन कौन होते हैं? एनडीसी के चेयरमैन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन पीएम होते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में, ना कि 1954 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है आपका? इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश भी इसके पात्र है। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है? इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापना क्या बोलते हैं, संस्थाएं है, तो गलत है। जो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है ये राज्य सरकार द्वारा गठित होता है, ना कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पार्ट है। ठीक है, तो दूसरा भी आपका क्या है? गलत है। तीसरा क्या है? इसकी शक्तियाँ केवल सिफारिशी प्रकृति की है, तो हाँ थर्ड सही है, थर्ड सही है। चौथा क्या है? आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना जरूरी है, आज्ञापरक है या जरूरी है? तो यहाँ पे चौथा भी आपका बिल्कुल सही है। तो पूछ के रहा है कौन से सही है, तो तीसरा और चौथा सही है। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी आपका यहाँ, सॉरी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, ऑप्शन सी मान लो यहाँ पे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 and 4 ओनली। ठीक है, ऑप्शन डी मान लो कि नन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3 and 4 ओनली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो राजमन्नार आयोग ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषदें। तो इसमें से किसी का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2 and 3। अच्छा, एनडीसी का स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की 1952 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये आपका अनुच्छेद 281 में मेंशन है। ठीक है, अनुच्छेद 281। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो यहाँ पे मैं सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। यहाँ पे होगा, ये क्या है? वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह प्रोत्साहित करता है, गलत है। बी क्या है? वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है, गलत है। देखो, फाइनेंस कमीशन का जो मेन काम होता है ना, केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करता है, और इसके अलावा और भी काम है, लेकिन ए, बी और सी तीनों में से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इस संदर्भ में उपयुक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका मेन काम होता है केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा, और इसके अलावा भी बहुत काम है। ठीक है, तो यहाँ ए, बी, सी कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के
दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, पहला आपका सही है। दूसरा क्या है, यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो, मतलब लागू हो, तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। ये गलत है। अच्छा, यहाँ पे सब सही है तो गलत क्या है, इसमें ये भी आते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी आते हैं। ठीक है, तो नहीं, जो पॉइंट है ना ये गलत है यहाँ पे, इसलिए आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो गया। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा सही है, तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर करें। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 1 और 3, इसका आवश्यक नहीं है होना। ठीक है, राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन, बाकी इसका तो इंपॉर्टेंट है, राज्य के मंत्री परिषद का हटाया जाना, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, मैं इंग्लिश में भी लेकर आऊँगा दूसरे वीडियो में। ठीक है, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समुदेशित करता है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत का संविधान। सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत का संविधान। अच्छा, कौन से आर्टिकल में मेंशन है, अनुच्छेद 274। ठीक है, 274। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क, पहला है आपका राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है, दूसरा है इसका विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। अच्छा, दोनों गलत है। दोनों गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे होगा संघ सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है, और यहाँ पे होगा इसका विनियोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई नहीं, रिवर्स है। यहाँ राज्य सरकार की जगह पे होगा संघ सरकार, और यहाँ पे संघ सरकार की जगह पे होगा राज्य सरकार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो पहला क्या है, लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हो, तो पहला गलत है। बी क्या है, लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती है जो सिविल न कि आपराधिक प्रकृति के है, तो पूछ क्या रहा है, कौन सा एक सही है, तो बी भी गलत है आपका, यहाँ पे आपका बी भी गलत है। सी क्या है, प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं, तो सी भी गलत है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उपयुक्त में से कोई सा भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस रिविजन सीरीज है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है, तो हाँ बिल्कुल सेम है, पहला सही है आपका। दूसरा क्या है, उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता है, तो गलत है, कर सकता है। तो पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रीट अधिकारिता के अधीन होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राज्य की समेकित निधि से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। और दूसरा क्या है? राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो पहला तो सही है, लेकिन कोई फिक्स्ड इनका कार्यकाल नहीं होता है। तो सेकंड गलत हो गया आपका। तो पूछ कह रहा है कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली वन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो गलत है। अच्छा, गलत क्यों है? तो वोटिंग राइट तो 18 साल से शुरू हो जाता है, लेकिन मिनिमम एज तो चाहिए ना। विधानसभा या विधान परिषद के लिए 25 और 30, विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30 चाहिए। तो गलत हो गया पहला आपका। सेकंड क्या आपसे पूछ रहा है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर क्या बोलते हैं उसे, निर्हित हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। ठीक है, हमेशा के लिए तो नहीं, शायद 6 साल के लिए होता है। ठीक है, तो अस्थायी तौर पे गलत है। तो पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पहला भी गलत था, दूसरा भी गलत हो गया। ठीक है, पहला भी गलत था, दूसरा भी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नीदर वन नॉर टू। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। तो हाँ, पहला सही है आपका। ठीक है, पहला आपका सही है। दूसरा क्या है, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। तो सेकंड भी आपका सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो बोथ 1 और 2, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहते हैं या नहीं रहती है तो वह अपना पद जो है रिक्त कर देंगी। फिर आपका है सेकंड क्या है, जब किसी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देंगे। तो पहला आपका सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, जब किसी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देंगे। नहीं, ये गलत है। तुरंत नहीं करेंगे जब तक कोई अगला नहीं आ जाता। ठीक है, तो तुरंत नहीं करेंगे। पुनर्निर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ओनली वन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 450 की जगह पे क्या होगा? 500 होगा। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहिर्त नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा, यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। तो हाँ, ये तो सही है ना आपका, बी सेकंड सही है। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है,
पहला गलत है, और पहला क्यों गलत है, यहाँ पे 500 होगा और दूसरा आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन पूछ के रहा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है यद्यपि संविधान अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। अच्छा, अभी करंट में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश ने रिजोल्यूशन पास किया था इसको डिजोल्व करने के लिए, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। नहीं, गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है, तो इसके पीछे कारण क्या होता है। देखो, हम क्या जानते हैं कि किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य के 1/3 से अधिक ना होगी, और नंबर में देखा जाए तो 40 से कम नहीं होना चाहिए, कुछ एक्सेप्शनल केस है। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, तो सेकंड भी आपका गलत है। उस विधानसभा के सदस्य उस विधान परिषद के सदस्य करते हैं, तो सेकंड भी आपका गलत है। तो पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, नीदर 1 नॉर 2। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, तो गलत हो गया है। तो और नंबर में 40 से कम नहीं होना चाहिए, कुछ एक्सेप्शनल केस है। दूसरा है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, तो गलत है, इसे विधान परिषद द्वारा किया जाता है, तो सेकंड भी आपका गलत है। तो पूछ क्या रहा है कौन सा सही है, नीदर 1 नॉर 2। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। तो पहला आपका क्या है, पहला आपका सही है। दूसरा क्या है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, तो सेकेंड भी आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2, 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। तो यहाँ पे हाँ, पहला सही है आपका, पहला आपका सही है, पहला सही है। दूसरा क्या है, मंत्रियों की नियुक्ति करना गलत चीज़ है, ये तो गलत है। तीसरा क्या है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, तो हाँ थर्ड सही है। चौथा क्या है, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, नहीं गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केवल 1 और 3। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला आपका, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, हटा सकते हैं। तो पहला आपका क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता है, तो ये भी गलत है। जब तक नेक्स्ट कोई पद नहीं ले लेगा तब तक रहेंगे राज्यपाल, तो सेकंड भी आपका गलत हो गया। तो पूछ क्या रहा है, सही ऑप्शन चूज करना है, तो दोनों गलत है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दोनों ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। ऑप्शन
ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। तो देखो, सलाह तभी देगा ना, इतना दिमाग में याद करो, जब राष्ट्रपति सलाह मांगेंगे, तो दूसरा केवल सही होगा यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट एक्ट है ना, उसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहले आते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन कंपनी की गतिविधियों और कामकाज को रेगुलेट करने की मांग की। कौन से एक्ट ने? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन कंपनी की गतिविधियों और कामकाज को विनियमित रेगुलेट करने की मांग की। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या था, बंगाल के गवर्नर के कार्यकाल को फोर्ट विलियम्स के प्रेसिडेंसी के गवर्नर के कार्यकाल के रूप में नया स्वरूप दिया गया, जिसे बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है। कौन से एक्ट के तहत? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करते थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अगला जो इसमें पॉइंट है, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, इनकी स्थापना की गई थी। अच्छा, आपको मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया था। ये सब किस में हुआ था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अगला हमारा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने कंपनी के कमर्शियल, वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया। कौन से एक्ट ने? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट किया गया, किसके लिए? राजनीतिक मामले के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड फॉर पॉलिटिकल मैटर्स। ठीक है, राजनीतिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्रिएट किया गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्रिएट किया गया किसके लिए? कमर्शियल अफेयर के लिए, वाणिज्यिक मामले के लिए। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले पॉलिटिकल मैटर के लिए, राजनीतिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट किया गया, और कमर्शियल अफेयर यानी वाणिज्यिक मामले के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्रिएट किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज कंप्राइज्ड ऑफ 6 पीपुल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने लोग शामिल थे? 6 लोग। ठीक है, तो पूछता है यहाँ से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 लोग शामिल थे। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल, एक्स्ट्रा पॉइंट है, और कमांडर इन चीफ दोनों की शक्ति प्रदान की गई। 1786 के अधिनियम ने 1786 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ की शक्ति प्रदान की गई। तो याद रखना है, ये तो आपका था 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और ये 1786 के लिए है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों की शक्ति प्रदान की गई। 1786 के अधिनियम ने, 1786 की बात हो रही है, 1786 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ की शक्ति प्रदान की गई। इसके अलावा 1793 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। आपसे पूछ सकता है कि कौन से चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया? तो 1793 का जो चार्टर अधिनियम था। अगला है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें क्या क्या पढ़ना है? 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को कैसे समाप्त किया? किसने समाप्त किया? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने, 1813 के चार्टर एक्ट ने। चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार और भारत के साथ चाय के व्यापार को अक्षुण्ण रखा गया, इंटैक्ट रखा गया। ये सब किसकी बात हो रही है? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात हो रही है। इसके अलावा इसमें और क्या था?
इसमें यह भी प्रावधान था कि कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए निवेश करेगी। कौन सा एक्ट था? चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, इसमें क्या था कि कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए का निवेश करे। अगला जो इसमें पॉइंट है, ईसाई मिशनरियों को भी भारत आने और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। अगला जो हमारा पॉइंट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अच्छा, इसमें क्या क्या था इंपॉर्टेंट? इससे पहले तो हमने 1813 देखा था। 1833 में क्या था? इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। किस एक्ट की बात हो रही है? चार्टर एक्ट 1833 की बात हो रही है। ठीक है, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान की। इसने लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया। अगला जो पॉइंट है इसमें, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसने एक कमर्शियल बॉडी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया और यह एक प्रशासनिक निकाय बन गया। पहली बार गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार और उसकी परिषद को भारतीय परिषद के रूप में जाना गया। कौन से एक्ट में? चार्टर एक्ट 1833 में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, पहली बार गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार और उसकी परिषद को भारतीय परिषद के रूप में जाना गया। अगला इसमें पॉइंट है, सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई थी और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है, जो रेड में है ना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले पे आते हैं, चार्टर एक्ट 1853। यह अधिनियम तब पारित किया गया था तब लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन सा अधिनियम? चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 की बात हो रही है। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी, लेजिस्लेटिव और कार्यकारी एग्जीक्यूटिव कार्यों को अलग किया। किस एक्ट ने? चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने। इसने परिषद में विधान पार्षद कहे जाने वाले 6 नए सदस्यों को, जो कुल मिलाकर 12 जोड़ने का प्रावधान किया गया। तो 6 नए सदस्य कब जुड़े थे? चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत, और टोटल कितने हो गए थे? 12 हो गए थे। इसने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की। तदनुसार मैकाले समिति को 1854 में नियुक्त किया गया था। अच्छा, मैकाले समिति को कब नियुक्त किया गया था? 1854 में। कौन से एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ओके, इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निदेशक मंडल की संख्या, द नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 24 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? पूछता है एग्जाम में कि 24 से घटाकर, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ठीक है, जिसमें से 6 लोगों को ब्रिटिश काउंट द्वारा नामित किया जाना था। तो 18 कर दी गई और इसमें 6 लोगों को कौन नॉमिनेट करेगा? ब्रिटिश क्राउन द्वारा। अगला हमारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था आपका 1858, इसने निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को क्या किया? समाप्त कर दिया। किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने। ठीक है, गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। कंपनी के निदेशक मंडल की शक्तियां भारत के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी गई और उन्हें 15 सदस्यों वाली एक सलाहकार संस्था प्रदान की गई थी। और 1858 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आया था, इस अधिनियम ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। अगले पे आते हैं। अगला है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अच्छा, इसमें क्या क्या था? इसमें आपका क्या क्या था? 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की बात हो रही है। इसे पेश किया गया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय लोगों को शामिल करना चाहती थी। इसने भारतीयों को विधि निर्माण से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की। कौन सा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वायसराय ने कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित किया। 1862 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में 3 भारतीयों को नामांकित किया। कौन थे वो? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियों को बहाल करके
डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की। अगला है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या क्या पॉइंट था? इस अधिनियम ने 1892 की बात हो रही है, 1892 की बात हो रही है, ठीक है। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल में सदस्यों की संख्या का विस्तार किया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आधुनिक भारत में प्रतिनिधि सरकार की दिशा में पहला कदम था। भारतीय सदस्यों को विधान परिषद में प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछता है कि किस में दिया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत विधान परिषद में प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया था। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या पॉइंट था? इसने भारतीयों को पहली बार कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ जुड़ने का प्रावधान किया। एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में कानूनी सदस्य बने। क्या कौन बने थे? एसपी सिन्हा। केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60, ठीक है। तो याद रखना है। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली शुरू की गई। प्रेसिडेंसी निगमों, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग अलग अभ्यावेदन प्रदान किए गए। अगला जो हमारा पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें क्या था आपका? बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार पेश किए गए थे। किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। इसने केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीयता का परिचय दिया। वायसराय की कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 सदस्यों में से 3 क्या हो? भारतीय हो, ठीक है, कमांडर इन चीफ के अलावा। पृथक निर्वाचिका के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट को सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय तक विस्तारित किया गया। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को सीमांकित और अलग करके प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण को शिथिल कर दिया। इसने क्या किया? केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को सीमांकित और अलग करके प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण को क्या किया? शिथिल कर दिया। इसके अलावा इसमें क्या था? प्रांतीय विषयों, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को स्थानांतरित सूची और आरक्षित सूची, ट्रांसफर लिस्ट एंड रिजर्व लिस्ट में विभाजित किया था। आरक्षित सूचियाँ राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित की जाती थी। जो आपका रिजर्व लिस्ट था, आरक्षित सूचियाँ राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित की जाती थी, जो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं थी। जबकि जो ट्रांसफर लिस्ट था, स्थानांतरित सूचियाँ राज्यपाल द्वारा परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर प्रशासित की जाती थी। तो दोनों में ये डिफरेंस था। प्रांतीय बजट को पहली बार केंद्रीय बजट से अलग किया गया इसमें, और केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। ये सब किसकी बात हो रही है? ये सब बात हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगला जो हमारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अच्छा, इंपॉर्टेंट है। इसने प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया। अगला पॉइंट क्या है? अधिनियम ने 3 सूचियों के संदर्भ में केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को विभाजित किया, ठीक है। किसकी बात हो रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस अधिनियम ने 3 सूचियों के संदर्भ में केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को विभाजित किया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और जो रेजिड्यूरी पावर था ये वायसराय को प्रदान किया गया था। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की थी। बाइकैमरलिज्म को 6 प्रांतों बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत में पेश किया गया था। इसने 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारत की परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त किया। भारत के राज्य सचिव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई थी। इसने देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया था। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का और विस्तार किया गया। अधिनियम की स्थापना के लिए प्रदान किया गया संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग। ये सब किसकी बात हो रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935।
अधिनियम की स्थापना के लिए प्रदान किया गया संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय। ठीक है, इस अधिनियम ने बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया था और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा की स्थापना की थी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।